हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में और जानेंगे कि भारत में मुग़लकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी और कौन कौन से मुग़ल राजाओं ने भारत पर राज किया था। मुग़ल एम्पायर 1526 से 1857 तक था, जब तक अंग्रेज़ों की पहली क्रांति जो थी उसमें अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। उस तब तक मुग़ल एम्पायर इंडिया में मौजूद था और मुग़ल साम्राज्य का श्रेय दिया जाता है बाबर को, जो कि मुग़ल साम्राज्य का पहला राजा था। बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज़ खां का 15वां वंशज था। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। बाबर का भारत की तरफ रुख करने का पहला कारण था ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा सफावी शासकों की पराजय तथा उज़्बेकों द्वारा ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेना, जिससे बाबर की सेना को मजबूरन भारत की तरफ रुख करना पड़ा। काबुल की सीमित आय और तैमूर से प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी, आजम खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा और राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इसमें बाबर की पराजय हुई और यहीं पर मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध में उसने तुलगामा युद्ध पद्धति, खड्डों को सजाना और उस्मानी विधि, रूमी पद्धति, तोपों को सजाना के मिश्रण का उपयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों, मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफ़गान, आधुनिक आराम बाग कहा जाता है, और बाबर की मृत्यु आगरा में ही हो गई। उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर को काबुल में जाकर एक बाग में दफनाया गया और उसकी कब्र पर कोई गुंबद आकृति नहीं बनाई गई। इसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया और यह पहला बादशाह था मुग़ल साम्राज्य का। इसे भारत में बारूद के सर्वप्रथम उपयोग का श्रेय दिया जाता है। इसने भारत में गजनिफा, ताश का खेल और इश्कबाजी, कबूतरों का खेल की शुरुआत की। उसके बाद दूसरा बादशाह बना हुमायूं, जो 1530 से 1556 तक रहा। इस बीच में उसके साथ कई उतार चढ़ाव भी हुए। बाबर का उत्तराधिकारी नसीमुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा में कूद पड़ा और भिश्ती के सहारे अपनी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपहार के बदले उसे एक दिन का बादशाह बना दिया। 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य विलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पुनः पराजय हुई और शेरशाह ने हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध की पराजय ने हुमायूं को 1555 तक हिंदुस्तान से बाहर इराक के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। 1555 में मुगलों और अफगानों के मध्य सरहिंद नामक स्थान पर फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। अफगान बुरी तरह पराजित हुए। विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और एक बार फिर भारत के सम्राट का ताज पहना। किंतु 1 वर्ष बाद ही 1556 में दिल्ली में स्थित दीन पनाह स्थान पर पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। वह न तो एक अच्छा सेना नायक था और न ही अच्छा प्रशासक, किंतु वह एक आशावादी और लगनशील व्यक्ति था। उसके बाद शेर शाह सूरी, जो कि सूरी वंश का था, 1540 से 1545 तक उसने शासन किया। इसके बचपन का नाम फरीद था। एक शेर को मारने के बाद इसका नाम शेर खान पड़ गया। 1540 में चौसा युद्ध और 1540 में विलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। 1540 में विजय के बाद यह हिंदुस्तान के सिंहासन पर आसीन हुआ और शूर वंश की स्थापना की। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान एक बारूद के विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई।
शेर शाह ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे काम किए। उसमें पहला था मुद्रा सुधार का। इसने पुराने घिसे पिटे और मिलावटी सिक्कों के स्थान पर स्वर्ण, चांदी और तांबे के प्रमाणित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। चांदी का रुपया ही बाद में मुगल और ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। भू राजस्व सुधार। इसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। मापन के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का उपयोग किया। अपने राजस्व अधिकारी टोडरमल की सहायता से लगान वसूली के लिए प्रणाली जब्ती की शुरुआत की। इसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। कानून और व्यवस्था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने कठोर व्यवस्था का अनुसरण किया। किसी भी क्षेत्र में कोई वारदात होने पर उसने उस क्षेत्र का मुखिया को दंडित करने की व्यवस्था लागू की। न्याय व्यवस्था। इसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही निष्पक्ष और कठोर थी। इसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने कानूनों को संहिताबद्ध किया। फिर था कर सुधार। इसने व्यापारियों पर लगाए जा रहे करों में एक रूपता प्रदान की। इसके समय में व्यापारियों से दो स्थानों पर दो तरह के कर वसूले जाते थे। पहला था सीकरी कली। इसके अंतर्गत पूर्व से आए व्यापारियों को 2 करों का भुगतान करना पड़ता था, प्रवेश कर और उसके बाद विक्री कर। दूसरा इन्होंने लगाया सिंधु नदी पे कर। इसके अंतर्गत पश्चिम से आए व्यापारियों को 2 करों का भुगतान करना पड़ता था, प्रवेश कर और इसके पश्चात विक्री कर। फिर उन्होंने एक और सुधार किया, परिवहन सुधार। इस परिवहन के क्षेत्र में असराहनीय काम किया। इसने लोगों के आवागमन के लिए कई सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य सड़कें थी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली के सोनारगांव से आगरा और दिल्ली होते हुए लाहौर तक गई है और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। सड़क की मरम्मत करवाई। आगरा जोधपुर चित्तौड़ सड़क का निर्माण और मुल्तान लाहौर सड़क का निर्माण करवाया। इसने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय मतलब हम आज के टाइम में उसको लॉज कह सकते हैं। अर्थात इन सरायों का दायरा लगभग 13,600 किलोमीटर था। और इसके अतिरिक्त इसने यात्रियों के लिए उनके धर्म के अनुसार रसोइयों की भी व्यवस्था की। इन सरायों के माध्यम से इसने गुप्तचर और डाक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। लास्ट था इसका वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान। इसने दिल्ली में पुराना किले के अंदर किलाए कोहना नाम से मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके ज़्यादातर भवनों का निर्माण जल के द्वारा होता था। फिर अकबर 1542 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा राणा प्रसाद महल के 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया। 1556 में अकबर ने बैरम खान को अपना वजीर, उस समय वकील कहते थे, वजीर नियुक्त कर उसे खाना की उपाधि प्रदान की। पानीपत का द्वितीय युद्ध वास्तविक रूप से अकबर के वकील संरक्षण बैरम खान और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर और सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, के बीच हुआ था। कुछ लोगों ने बैरम खान को बगावत करने के लिए प्रेरित किया। परिणताप इसके और अकबर के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। इसमें अकबर की विजय हुई। अकबर ने बैरम खान को 2 विकल्प दिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करे या उसके दरबार में शामिल हो जाए या फिर मक्का की तीर्थ यात्रा पर चला जाए। बैरम खान ने मक्का जाना उचित समझा और मक्का जाते समय मुबारक खान नामक एक अफगानी ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसकी विधवा से विवाह किया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोषण खाना के पद तक पहुंचाया। साम्राज्य विस्तार। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अकबर जयमल और फख्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवा दिया। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर की स्थापना की, जहां उसने एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना में होने वाली चर्चा ने अद्वैतवाद के बारे में सहायता दी। 1576 में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया। अकबर के समय में जो विद्रोह हुए थे
बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, याद कर लीजिए। 1564 में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया, यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। 1586 में अफ़गान के बलूचियों ने विद्रोह कर दिया, इस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। 1599 में शहज़ादा सलीम जहांगीर ने, मतलब स्वयं उसके पुत्र ने, पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया तथा इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। शासन व्यवस्था कैसी थी अकबर की? अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों में विभक्त किया था। सूबों को सरकार, जिला, परगना, तहसील और गांवों में विभक्त कर दिया गया। इनका कार्यभार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। सूबा, प्रांतीय शासन, पहले तो सिपह सालार, यह कार्यकारी मुखिया था जिसे बाद में निज़ाम या सूबेदार के नाम से जाने लगा। दूसरा था दीवान, यह राजस्व विभाग का मुखिया होता था। तीसरा होता था बख्शी, यह सैन्य विभाग का मुखिया होता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भी नाम है सिपह सालार, दीवान, बख्शी, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। और किस तरीके से पूछा जाता है कि अकबर के राजस्व विभाग के मुखिया को क्या कहते थे, तो दीवान कहते थे। सैन्य विभाग के मुखिया को क्या कहते थे, बख्शी कहते थे। प्रशासनिक मुखिया कौन होता था, फौजदार होता था। राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा करते थे, अमलगुजार या अमल। कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी कहलाता था कोतवाल। और तहसील प्रशासन स्तर पे कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी शिकदार। और राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कानूनगो। कानूनगो आप देखेंगे कि आज भी वो पोस्ट भारत गवर्नमेंट यूज़ करती है और कानूनगो पे लोगों की भर्ती भी की जाती है। ग्राम प्रशासन, मुकद्दम, ग्राम प्रधान, पटवारी, लेखपाल, इसका भी यूज़ किया जाता है। चौकीदार। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, प्रार्थना भवन की स्थापना करवाई, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान शामिल होते थे। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा या एक घोषणा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बनवा दिया। इस पर 5 इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। इसने जजिया और तीर्थ करों को समाप्त किया। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही नामक एक नई परंपरा प्रवर्तित की, जिसमें अल्लाह का मंत्र दिया जाता था। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने ही लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध मूलतः सैन्य व्यवस्थाओं से था, जिसमें कुछ विशेष श्रेणी के घुड़सवार और कुशल सैनिक नियुक्त किए जाते थे, जो राजा के प्रति घनिष्ठ निष्ठा रखते थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद दे दिया जाता था, जिसके अंतर्गत निश्चित मात्रा में घुड़सवार और कुशल सैनिक होते थे। प्रत्येक घुड़सवार के 2 घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को अपने वेतन के बदले राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। अकबर के समय में मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी, जो 10 से 10,000 सैनिकों को अपने पास रखते थे। मनसबदारों की नियुक्ति सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। फिर भू राजस्व संबंधी सुधार अकबर के द्वारा। अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए टोडरमल को 1582 में शाही दीवान नियुक्त किया। राजस्व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था टोडरमल द्वारा निर्मित की गई, जिसे बगदाद की काजी अबू याकूब की पुस्तक किताब उल खराज से ग्रहण किया गया था। टोडरमल के यह सुधार आईने दहशला 10 वर्षीय सुधार के नाम से जाने गए। यह जब्ती प्रणाली का विकसित रूप है, जिसमें पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उत्पादन मूल्य के आकलन के आधार पर 1/3 राजस्व निर्धारित किया जाता था। सामान्यतः यह आकलन फसलों के रूप में होता था
और वसूली नकदी के रूप में होती थी। कानूनगो, यह एक राजस्व अधिकारी होता था जिसका कार्य राजस्व संबंधी आंकड़े एकत्रित करना था। करोड़ी, यह 1 करोड़ दाम अर्थात 2.5 लाख रुपए, उस समय 1 रुपये 40 दाम होते थे, इसलिए 2.5 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हुए, के बराबर राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी था। अकबर ने उत्पादकता के आधार पर कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा। पहला था पोलज, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। सेकंड, परती जमीन, जिस पर 1 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। तीसरी थी चाचर, जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था। चौथी है बंजर, इस भूमि को 5 या इससे अधिक वर्षों तक जोता या बोया नहीं जाता था। अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, इसने युद्धबंदियों को दास बनाने की परंपरा समाप्त की, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, बाल विवाह निषेध किया। इसने विवाह के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की। राजपूतों के साथ संबंध, यह प्रथम शासक था जिसने राजपूतों के साथ मधुर संबंध बनाए। मेवाड़ राजपूतों को छोड़ शेष सभी राजपूतों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के 9 रत्न, पहला अबुल फजल, फारसी विद्वान व सेना नायक। फैजी, फारसी विद्वान व कवि। बीरबल, हाजिर जवाब व चतुर मंत्री। तानसेन, दरबारी गायक व संगीतज्ञ। तानसेन टोडरमल एक भू राजस्व सुधारक थे। मान सिंह, सेनापति। अब्दुल रहीम खान खाना, हिंद कवि और सेना नायक। हमीम हुमाम, शाही पाठशाला का प्रधान। मुल्ला दो प्याजा, चतुर व वाकपट्टू दरबारी। जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर था, जिसका नाम सलीम भी था। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर के राजा भारमेल की पुत्री मरियम उल्लुमानी के गर्भ से हुआ था। सलीम ने जहांगीर विश्व विजेता की उपाधि ली और अकबर के आदर्शों पर ही चला। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। इसे चित्रकला की बहुत बारीक समझ थी। इसके दरबार में मंसूर नामक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया, जिसने जनता हितों के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे शरण देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। जुर्माना न भरने के कारण इसने गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद को 10 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। इसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया और दूह अस्पा एवं सी अस्पा सिद्धांत को लागू किया। इसके अंतर्गत जात में परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या 2 गुनी या 3 गुनी कर दी गई। इसकी पत्नी नूरजहां ने जनता वर्ग की स्थापना की, जिसमें उसके पिता एतमाउद्दौला, माता असमत बाई, भाई आसफ खान, शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। यह एक प्रकार का दबाव समूह था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिड़ को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब पद दिया था। उसके बाद जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1624 से 1658 तक चला। शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 को मारवाड़ के राजा उदय सिंह पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां अपने सभी भाइयों और सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों और डावर बख्श को समाप्त कर 24 फरवरी 1628 को आगरे के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल भवन निर्माण और वास्तुकला का उत्कर्ष काल था।
शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1623 में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया और अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। इसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया, जिसमें जात मनसब में परिवर्तन किए बिना संख्या 1/3, 1/4 या 1/5 कर दी गई। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। शाहजहां के अंतिम वर्ष आगरा के किले के एक शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। उस समय उसकी बड़ी पुत्री जहां आरा ने उसके साथ रहकर उसकी सेवा की थी। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी के कब्र के निकट दफना दिया गया। औरंगजेब का काल 16 से 58 तक से 1707 तक रहा। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों दारा शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध आरंभ हो गया। जहां शाहजहां की बीमारी की खबर मिलने पर शुजा ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और आगरा की ओर मार्च शुरू कर दिया, किंतु वाराणसी के पास दारा के नेतृत्व में एक सेना उसे परास्त कर दिया। मुराद बख्श ने इसी तरह गुजरात में खुद को ताज पहनाया। औरंगजेब ने शुजा और मुराद के साथ एक गुप्त संधि की, जिसमें औरंगजेब ने उन्हें साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने का वचन दिया। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने शाही की सेना को सामूगढ़ नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध में पराजित कर दिया। इस विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी। औरंगजेब ने शुजा को खंजवा नामक स्थान पर हुए युद्ध में पराजित कर दिया। औरंगजेब और दारा के मध्य हुई अंतिम लड़ाई में दारा को पराजित किया और आलमगीर की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। ये क्वेश्चन भी आता है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो औरंगजेब ने धारण की थी। औरंगजेब के राजपूतों और मराठों से संबंध मधुर नहीं थे। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। तेग गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, जो 9वें गुरु थे सिख के। हिंदुओं के मंदिर को तुड़वाया। पुराने मंदिरों को मरम्मत और नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह, पहला विद्रोह था जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के समय उत्पन्न कृषि और कृषकों पर जमींदारों के अत्याचारों ने विद्रोह को जन्म दिया। 1669 में जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को पराजित किया और गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला। दूसरा था सतनामी विद्रोह। 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नाम का एक धार्मिक समुदाय ने किया था। यह विद्रोह एक सतनामी किसान और एक पैदल किसान के छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था। सतनामी संप्रदाय में अधिकतर किसान और दस्तकारी और नीची जाति के लोग थे। बुंदोलियों का विद्रोह, मुगलों और बिंदोलियों के बीच पहली संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। जहांगीर के समय रामचंद्र बुंदेला तथा शाहजहां के समय में जुझार सिंह और चम्मत राय ने विद्रोह किया। बाद के मुगल शासक, औरंगजेब के बाद 9 मुगल शासकों ने शासन किया, किंतु भारतीय इतिहास में इनका योगदान ना के बराबर है। अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगलों के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया और समान दर्जे का दावा किया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने लाल किले में कैद कर रखा था। 1857 के विद्रोह में उसने अपने साम्राज्य को पुनः पाने की कोशिश की, परंतु असफल रहा और उसे रंगून भेज दिया गया। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य का ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली बार मैं फिर नए टॉपिक पे कोई वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।